उसमें आपको बताया था वो डी ब्रॉगलीज आइडिया ऑफ मैटर वेव्स, और हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी थी। कौन सी इक्वेशन? लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, यानी किसी भी पार्टिकल के लिए जो तरंग उसकी तरंग दैर्ध्य है वो उसकी मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम या वेग कह दो, एग्जैक्ट मोमेंटम, या ये कह दीजिए उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों? कोई भी घूमेगा तो हम उसके एग्जैक्ट मोमेंटम, संवेग और उसके एग्जैक्ट स्थिति की गणना नहीं कर सकते, राइट। सपोज del x is the uncertainty in position, क्या है ये? स्थिति की अनिश्चितता, ओके, एंड del p is the uncertainty in momentum, यानी संवेग की अनिश्चितता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम should be either equals or greater than h upon 4 pi. Got it? यानी कि स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h upon 4 pi के बराबर हो या इससे अधिक हो। ओके, we know that momentum is equals m upon v, यानी जो संवेग होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं p इक्वल्स डेल v, यानी डेल क्या हो गया बताइए? जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसकी अनिश्चितता को हमने क्या कहा? डेल वी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? डेल एक्स इंटू डेल वी इंटू एम इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। सो दिस डेरिवेशन may be written as this one, h upon 4 pi m. This is nothing, this is the Heisenberg's uncertainty principle, है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ओके, अब ये सिद्धांत आप ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या बोला कि ये स्थिति की अनिश्चितता है और ये वेलोसिटी की अनिश्चितता है। ओके, अब इसको समझने के लिए हम करते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक सपोज हमने ले लिया जिसका कि मास कम है। ओके, तो हमें आराम से क्या याद होगा? इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को आराम से याद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है, राइट। अब दूसरा हमने लेते हैं जिसका कि मास ज्यादा हो। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बॉल, है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, या कोई भी पैदल ले सकते हैं, कोई भी पत्थर ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी मास क्या होता है? ज्यादा होता है, राइट। अब आप देखिएगा कि अगर मैं मास कम लेती हूँ, गॉट इट? देखिए, अगर मैंने मास कम लिया, व्हाट विल हैपन? अनसर्टेनिटी विल इंक्रीज, अनिश्चितता बढ़ जाएगी। गॉट इट? यानी अगर कोई चीज छोटी है जिसका कि मास कम है तो उसमें अनिश्चितता बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने क्या लिखा? अनसर्टेनिटी इज मोर। बात को समझना, क्या? कि कोई जिसका मास कम है उसमें अनिश्चितता बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मास और अनिश्चितता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। These are reciprocal to each other. Okay? Now come to the ball or pebble, किसी पत्थर पे आएंगे। What will happen if m is more? अगर m की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा? अनिश्चितता कम होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि उसमें अनिश्चितता, अनसर्टेन टी इज लेस। गॉट इट? और यही कारण है कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जब हम बॉल फेंकते हैं तो आप बॉल को जाते हुए देखते हो ना, वो आपको जाते हुए दिखती है, आप उसकी पोजीशन और उसकी स्थिति को देख सकते हो। लेकिन अगर हम छोटी चीज देते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो आप उसकी पोजीशन को नहीं डिटरमाइन कर सकते या उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। तो नॉर्मल कोर्स में आप जितनी भी हमारी जो लाइफ में चीजें आ रही है, आप देखिएगा कि उसका मास बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए उनमें अनिश्चितता कम होती है, और इसी वजह से हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को हम अच्छे से निकाल सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे। किस पे आ गए? इलेक्ट्रॉन पे। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो
हमारी बात इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुई कि अगर, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम होता है तो उसमें अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर हो गई आपको बात, है ना? क्योंकि मास कम है तो अनिश्चितता ज्यादा है। अब अगर दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या वर्ड बोल रही हूं मैं कि अगर मास कम है जैसे इलेक्ट्रॉन, ओके, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन, तो अनिश्चितता ज्यादा है ना? अब अनिश्चितता दोनों तरह की है, किस किस की बताइए? स्थिति का भी अनिश्चितता है और वेलोसिटी की भी अनिश्चितता है ना? अब अगर किसी वजह से मैं डेल एक्स की वैल्यू को बढ़ा दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या वर्ड बोला मैंने कि मैंने डेल एक्स की वैल्यू को बढ़ा दी, यानी मैंने अनिश्चितता को बढ़ा दिया, ओके, तो आप क्या कहेंगे बताइए? डेल वी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या? क्यों? क्योंकि इसका जो दोनों का प्रोडक्ट है इट शुड बी आइदर इक्वल्स और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, है ना? तो मास तो नहीं, हमें नहीं कर लूं, मास तो मैंने क्या इलेक्ट्रॉन बोल दिया आपको, है ना? देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता ज्यादा है ना? अब अगर मैं डेल एक्स का मान बढ़ा रही हूं तो डेल वी का मान क्या हुआ? कम हुआ ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अच्छे से ज्ञात करना चाहूंगी तो मैं उसका संवेग या उसकी वेलोसिटी को अच्छे से ज्ञात नहीं कर सकती, राइट? तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। डेफिनेशन क्या कहती है? साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करना चाहेंगे तो उसकी वेग में अनिश्चितता आ जाएगी, और अगर हम उसकी वेलोसिटी को अच्छे से ज्ञात करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन में अनिश्चितता आएगी, राइट? अब इसके पीछे आप लॉजिक देखिएगा कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो चाहे तो आप ले लें इसे अंडर द हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम इसके अंदर ले लेते हैं, राइट? तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रही हूं? एक्सप्लेनेशन, ओके? अब आप देखिएगा कि सपोज कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो आपको मालूम है हम जनरली क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, ध्यान से देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, यहां मैंने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इन अ सर्कुलर वे, ओके? तो आप क्या कहोगे? दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है, यहां से ये आ रहे हैं, है ना? अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, सुनिएगा क्या वर्ड बोला? मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो मुझे इसके ऊपर रेडिएशंस डालनी पड़ेगी। मैंने क्या डाले बोलो? फोटोन्स डाले हैं, रेडिएशंस डाले हैं। तो ये रेडिएशंस क्या हो गए? इंसिडेंट फोटोन, यानी जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो फोटोन है, वो लाइट है, राइट? अब क्या हुआ? ये जब वापस इससे रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्टेड फोटोन हो गए, देखिएगा परावर्तित हो गए। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे फोटोन्स, ओके, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हमें दिखाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया है, यहाँ पर हमारी आईज है, हम देख रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड फोटोन्स है उससे हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में कि न्यूक्लियस चारों तरफ गोलाकार रूप से घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोलाकार रूप से घूम रहा है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ना? और इसको इलेक्ट्रॉन को इस जगह जाना था, तो मैं क्या बोलूंगी? बोलो एक्सपेक्टेड पाथ, उसको यहां जाना था गोलाकार रूप से, लेकिन मैंने बीच में क्या कहा कि मुझे उसके पोजीशन को लोकेट करना है, तो मैंने इसके ऊपर लाइट डाली, लाइट यानी फोटोन्स डाले, है ना? तो वो फोटोन्स जब रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोस्कोप में आएंगे, मेरी आंखों में दिखाई देंगे, तो मैं उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकती हूँ, राइट? लेकिन यहां आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे इसको देखना है, इसकी पोजीशन को ज्ञात करना है, तो जो मैं फोटोन्स यूज करूंगी एच म्यू, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। गॉट इट? इस पॉइंट को नोट करो। क्या वर्ड बोला मैंने कि अगर मुझे इस को लोकेट करना है तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, और हाई एनर्जी अगर होगी तो लैम्डा क्या हो गया बताओ? लेस। गॉट इट? है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें देखनी है तो लैम्डा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर लैम्डा कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो एनर्जी ज्यादा होगी। हम
इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे। लेकिन दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, व्हाट विल हैपन, अगर एक हाई एनर्जी का जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, व्हाट विल हैपन, वो उससे कोलाइड करेगा, उसके साथ टक्कर करेगा, व्हाट विल हैपन, इसकी पोजीशन बदल जाएगी, है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई और इसने नया पाथ ले लिया। दिस इज द न्यू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपने हायर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ली है, हायर एनर्जी वाली, जिसका कि लैम्डा का मान क्या हुआ, कम हुआ, तो उससे हमने इलेक्ट्रॉन को देख तो लिया, उसकी पोजीशन का तो हमने निर्धारण कर लिया, राइट। लेकिन उस हाई एनर्जी वाले फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया और इसी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और उसने अपना एक नया पाथ ले लिया। यानी आपने एग्जैक्ट पोजीशन जानने की कोशिश की तो आप वेलोसिटी को एग्जैक्टली नहीं जान पाए। गॉट इट। अब आप दूसरी उल्टी बात कर लीजिए। उल्टी का उल्टी तो आप ही बोली क्या कहेंगे, एक फोटोन लिया जिसकी एनर्जी क्या, लेस, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस, जिसका लैम्डा ज्यादा। बोलो क्लियर। तीनों बात उल्टी कर दी मैंने। क्या कहा, फोटोन लिया जिसकी एनर्जी कम, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी भी कम और जिसका लैम्डा क्या है, ज्यादा है ना। तो क्या होगा, आप इसके ऊपर डालोगे, है ना, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। यानी अब आप इसकी पोजीशन को ढंग से ज्ञात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उसकी वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो इससे ज्यादा टकरा के ज्यादा एनर्जी इसको नहीं देगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो वही ओरिजिनल पाथ पे आएगा। गॉट इट। तो आप यहां ध्यान से सुनिएगा कि यहां से हमारी एक नई शुरुआत हो जाती है कि बोहर मॉडल ने तो हमें जो डी ब्रॉगली आइडिया है उसने तो हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ उसमें वेव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और बाद में हाइजेनबर्ग ने हमें क्या बताया कि जो अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी साथ साथ नहीं निकाल सकते। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हटकर हम कहां गए, क्वांटम मैकेनिक्स, यानी एक नया वर्ड हमारे लिए ओरिजिनेट हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब हमने जो बोहर ने तो क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। नाउ देयर इज अ न्यू कांसेप्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, राइट। और आप देख रहे हो कि हर समय इलेक्ट्रॉन जब भी आप उसको देखोगे तो उसकी पोजीशन आप लोकेट कर लोगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, राइट। तो हर बार सपोज आप उसको देखने की कोशिश करोगे तो हर बार एक नई संभावना होगी, राइट। तो आपको इस तरह का एक पिक्चर मिलेगा जिसमें आप क्या देखोगे कि एक पार्ट तो ऐसा होगा, सपोज ये न्यूक्लियस है ना, तो उसके चारों तरफ एक पार्ट तो बिल्कुल इस तरह से होगा जहां पर बहुत सारे डॉट्स आएंगे। आपने ये शेप एटॉमिक ऑर्बिटल का जरूर देखा होगा, देखा था ना। तो ये डॉट क्या बता रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बता रहे हैं। और आप दूर की तरफ देखोगे तो ये डॉट्स की संख्या कम हो जाती है। गॉट इट। तो यहां पर ये एक संभावना वर्ड हमारा आ गया और ये संभावना दैट इज प्रोबेबिलिटी, और एक नया टर्म हमारी ओरिजिनेट हुई जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। क्या, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, है ना। हर इलेक्ट्रॉन हमें क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो जहां डॉट्स ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है।